अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? आवाज़ आ रही है? यस। ऑल राइट। अच्छा जी, वेलकम टू दिस वर्कशॉप ऑफ MSA 2। हमारा मकसद ये है कि हम मेजर मेजर चीज़ों को यहाँ पर जो है वो रिवाइज कर सकें, और रिवाइज करने के साथ साथ जो है वो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने रीसेंट अटेम्प्ट के पास पेपर्स की बात की है कैप के, तो उसको भी थोड़ा सा गो थ्रू कर लेंगे। और आप लोगों की जो जनरल क्वेरीज होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, कहीं पर किसी सवाल में आप फंस रहे हैं, कहीं पे कोई चीज़ आपने पूछनी है, तो उसके हवाले से भी जो है वो हम बात कर लेंगे। ठीक है। पहले जितने लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया है, आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। कोई प्रेपरेशन तो अब ज़ाहिर स्टार्ट कर ही दी होगी, 10 तारीख है। तो कोई सवाल, कोई डिफ़िकल्टी, कोई परेशानी आप लोगों को आ रही हो एंड यू गाइस वांट टू आस्क अबाउट समथिंग, तो यू कैन। मैं आप लोगों को माइक का भी एक्सेस दे रहा हूँ। इफ़ एनीवन वांट्स टू स्पीक, दे कैन यूज़ द माइक। Sir, why in case of predictable amount payment forward contract is better? Why not future? As future contract are of fixed amount. नहीं, देखें, ये देखने का लेंस बिल्कुल अलग अलग है। फ्यूचर एक अलग चीज़ है, फॉरवर्ड एक अलग चीज़ है। अगर मिसाल के तौर पे आप बैंक से डील कर रहे हैं और आपको बैंक से कॉन्ट्रैक्ट करना मकसद है, और आपका एक अनइवन अमाउंट है जिसको आप हेज करना चाह रहे हैं, तो आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरफ चले जाएं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ हो जाता है। वो 20 स्पोक होते हैं, यानी दो लोग निगोशिएशन करके अपनी टर्म सेट करके उसके ऊपर जो है वो अमाउंट अग्री करते हैं। बट एट द सेम टाइम फ्यूचर्स के केस में यू आर डीलिंग विद एन एक्सचेंज। आप एक्सचेंज के साथ एक फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है वो काम करते हैं, और वो बहुत तेजी से प्राइसेस मूव मूव हो रही होती हैं। तो यू कैन वेट फॉर योर प्राइस। आप अपनी प्राइस का वेट कर सकते हैं, आप जल्दी क्लोज आउट कर सकते हैं, जिस तरीके से करना चाहें वैसे कर सकते हैं। गेन लॉस पर सेटलमेंट हो जाएगी। एक्चुअल ट्रांजेक्शन का पीछे होना भी ज़रूरी नहीं है। अगर एक्चुअल ट्रांजेक्शन पीछे नहीं है, तो फिर ये बेसिकली आप स्पेक्यूलेशन कर रहे हैं अपनी गेन या लॉस के लिए। अगर एक्चुअल ट्रांजेक्शन पीछे है, तो फिर आप उसको हेज कर रहे हैं अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, जो भी फ्लक्चुएशन का रिस्क है, मार्केट रिस्क है, प्राइस रिस्क है। फ्यूचर्स के केस में एक्सचेंज पर चीज़ें हो रही होती हैं, जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, कमोडिटीज एक्सचेंज है, मर्केंटाइल एक्सचेंज है, डाउ जोन्स है, दूसरी इस तरह की फॉरेक्स की मार्केट्स हैं, कमोडिटीज की मार्केट्स हैं। आप वहाँ पर जाएं, उनके एक्सचेंज पर ट्रेड करें, जब चाहें उसे क्लोज कर दें, गेन या लॉस पे आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। फॉरवर्ड नॉर्मली इंस्टीट्यूशन के साथ होता है, जहाँ पे डे टू डे बेसिस पे आपकी एक्टिविटीज चल रही हैं, आप उनके साथ कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर लेते हैं। सर, वाई इन केस ऑफ, ठीक है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल पे क्या सवाल है दानिश आपका? नाजिश कहती है रीडिंग क्वेश्चन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू ग्रास्प द सिचुएशन। देखें, बात यह है कि आपने बहुत ज़्यादा जो है वो सवालात को रीड किया नहीं है, इसलिए आपका ये सवाल आ रहा है। अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को रीड करने की आदत हो, और हमने अच्छे खासे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हों, उन्हें पढ़ा हो, सॉल्व किया हो, समझा हो, ड्राफ्ट किया हो, तो फिर ये मसला नहीं आता। सेशन के बिल्कुल स्टार्ट में जब मैंने MSA 2 की ओरिएंटेशन ली थी, तब मैंने लोगों को ये रेकमेंड किया था कि यार डेली एक आर्टिकल पढ़ने की आप आदत डालें। एक आर्टिकल, जब आप एक न्यूज़ आर्टिकल डेली पढ़ते हैं, तो इससे प्राइमरीली फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो पढ़ने की आदत है, कॉम्प्रिहेंशन की, अंडरस्टैंडिंग की आदत है, वो बहुत हद तक स्ट्रांग हो जाती है। और बहुत हद तक जो है वो उसके अंदर एक रिफाइनमेंट आ जाती है, बेटरमेंट आ जाती है, चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाती है। अब मसला ये है कि हमने पढ़ा तो है नहीं, 15-20 दिन रहते हैं, हम तैयारी शुरू करते हैं, हमारी रीडिंग की हैबिट होती नहीं है, तो फिर वो सवाल ग्रास्प नहीं हो पाते। अब अगर इस तरह से है, तो उसका तरीका ये करना चाहिए कि जो केस स्टडीज आपने कर ली हैं, ये करने वाली हैं, ये करने वाले हैं, जो भी केस स्टडीज आप करेंगे, अब उन केस स्टडीज को पढ़ते हुए उनके छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स बनाने की कोशिश करें। एक बबल ब्रेनस्टॉर्म का बना लें बड़ा सा, पढ़ते जाएं, छोटी छोटी डिटेल्स वहां पे ऐड करते जाएं। इससे आपकी कनेक्टिविटी स्ट्रांग होगी, पेपर पे एक पिक्चर बन जाएगी आपके सामने। पेपर पे एक पिक्चर बन जाएगी आपके सामने कि आपने सवाल में क्या मेन मेन बातें जो है वो देखी है। मोटी मोटी बातें वहां पे जो है वो लिखते जाएं। आपके सवाल, मतलब ये घर पे प्रैक्टिस करने के लिए बता रहा हूँ। मोटी मोटी बातें आप लिखते जाएं, 8 10 12 सवाल आपने इस तरीके से कर लिया, आपको पिक्चर किस तरह ड्रॉ करनी है एक सवाल की समझ में आने लग जाएगा। एग्जाम में अगर टाइम हो, तो एक रफ पेपर पर आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा, लेकिन अगर नहीं हो, तो फिर बहरहाल आप थोड़ा सा कोशिश करें उसको समझने की और इवेल्युएट करने की। सही है। सर, व्हाट शुड बी द रिवीजन स्ट्रैटेजी इन रिमेनिंग डेज? देखिए, रिवीजन के अंदर ना कुछ बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, मैं यहाँ पे उनको जो है वो लिख भी देता हूँ। रिवीजन में आपका स्ट्रैटेजी का एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप स्ट्रैटेजी की बात कर लें, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर लें,
सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या आ जाता है? आपका ई बिजनेस का एरिया आ जाता है सारा, ठीक है। आपके ई इंटरमीडियरीज आ जाते हैं, ई बिजनेस हो गया, ई इंटरमीडियरी हो गया, ठीक है। आपका 7 P's ऑफ ई मार्केटिंग का, ई मार्केटिंग मिक्स का सारा एरिया आ जाता है, ठीक है। एट द सेम टाइम आपके पास आ जाता है बिग डेटा, ठीक है। रोल ऑफ डेटा एनालिटिक्स इन द बिजनेस, वो ओवरऑल बिग डेटा की ही एक्सटेंशन है। ये सारा बिजनेस ओरिएंटेड, इसको ऐसे मत कीजिएगा कि आपने इसको जो है वो पढ़ के थियरी समझना जो है वो जरूरी समझा। थियरी के लिए ये नहीं हो रहा। इसको आपने प्राइमरीली करना है ताकि आपको बिजनेस पर्सपेक्टिव समझ आए कि भाई एक एंटिटी इनसे जो है वो फायदा कैसे उठा सकती है, एक एंटिटी कैसे फायदा उठा सकती है। फिर अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं तो स्ट्रैटेजी के अंदर एक्सटर्नल इंटरनल एनालिसिस करना, अपनी चीज़ों को इवैल्यूएट करना, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस को इवैल्यूएट करना, स्वॉट एनालिसिस करना, पेस्टल, 5 फोर्सेस, पोर्टर्स, डायमंड। फिर उसके बाद आपका कैपेबिलिटी एनालिसिस, वैल्यू चेन एनालिसिस, इसी तरीके से स्वॉट एनालिसिस। ये 5-6 चीज़ें आपने प्राइमरीली कवर करनी है। फिर आप आते हैं चॉइसेस की तरफ, तो डिफरेंशिएशन क्या है, फोकस क्या है, कॉस्ट लीडरशिप क्या है, पोर्टर्स 5 फोर्सेस क्या है, कंपटीशन को कैसे असेस करते हैं, अबव एवरेज प्रॉफिट्स कहाँ पर होते हैं, बीसीजी मैट्रिक्स में एनालिसिस कैसे किया जाता है, एंड्स ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स किस तरीके से जो है वो आपके पास काम करता है। फिर इसी तरीके से फ्रेंचाइजिंग कब अप्रोप्रिएट है, लाइसेंसिंग कब अप्रोप्रिएट है, कोलैबोरेशन कब अप्रोप्रिएट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट के अंदर ये सारा आपका जो है वो एरिया आ जाता है, ठीक है। कोलैबोरेशन, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, इसी तरीके से पार्टनरशिप, जेवी कब बनती है, स्ट्रेटेजिक अलायंस कब बनती है, पार्टनरशिप कब बनती है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए, एंटिटी कब इन्हें इस्तेमाल करती है। डेवलपमेंट का तरीका, एंड्स ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स किस तरीके से चलता है, पोर्टफोलियो एनालिसिस, बीसीजी मैट्रिक्स किस तरीके से होता है, ये सारा स्ट्रैटेजी का एरिया कवर्ड हो, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एरिया आपके पास जो है वो कवर्ड हो। फिर इसी तरीके से आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मेजरमेंट कह लो इसे, आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाला एरिया जो है वो क्लियर होना चाहिए। सर अगर मैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट की बात करूं तो इसके अंदर क्या क्या आता है? परफॉर्मेंस मेजरमेंट के अंदर आता है फाइनेंशियल, और आ जाता है नॉन फाइनेंशियल। सर हमेशा याद रखें, हमेशा ये बात याद रखें, फाइनेंशियल का मतलब है यू आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट। मेरा पास्ट अच्छा गया या नहीं गया, मैंने अपने टारगेट, स्टैंडर्ड्स, चीजें, बजट वगैरह जो मैंने किया हुआ था वो प्रॉपरली। सॉरी आज मेरे थोड़ा सा गर्दन में दर्द ज्यादा है तो मैं बार बार पॉजेज लूंगा छोटे छोटे। फाइनेंशियल जो है वो पास्ट आप देखते हैं कि भाई पास्ट में आपने कैसा परफॉर्म किया, आप अपने बजट, टारगेट, वेरिएंसेस इनको मीट कर पाए, नहीं कर पाए। एट द सेम टाइम नॉन फाइनेंशियल के अंदर ये बात देखी जाती है कि आपका फ्यूचर कैसा नजर आ रहा है, आपका फ्यूचर कैसा नजर आ रहा है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। नोकिया, पाकिस्तान यानी दुनिया भर में बहुत बड़ा मार्केट शेयर। नोकिया के फोन्स आप सब ने इस्तेमाल किए होंगे। 3310 हो गया, नोकिया 1100 हो गया, 6600 सिम्बियन फोन, एक लंबी सीरीज नोकिया की आई थी। 97% मार्केट शेयर था उनके पास। अब उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आप एनालाइज करते जाओ तो हर बार आपको नजर आएगा कि हाँ यार कंपनी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी जो टारगेट्स रख रही है पूरे हो रहे हैं, लोग उनको खरीद रहे हैं। लेकिन नॉन फाइनेंशियल के अंदर एक बहुत बड़ा इंडिकेटर था, बहुत बड़ा इंडिकेटर ये था कि जो उनका कस्टमर, रिटेलर, नोकिया का कस्टमर हम नहीं थे। एक्चुअली वी वर नॉट द कस्टमर्स ऑफ नोकिया। नोकिया का कस्टमर वो दुकानदार था जो नोकिया का सामान रख रहा था अपने पास। अगर वो दुकानदार मना कर देता सामान रखने से तो नोकिया नहीं बेच सकता था अपना फोन, और यही हुआ। 50 रुपए, 100 रुपए एक डब्बे पे बचते थे। मैं दुकान पे जाऊं कभी, मुझे अभी भी याद है, तब मुझे फोन्स बदलने का बहुत शौक था। शॉप पर जब भी जाएं वो आपको दुकानदार ट्यून कर देता था कि जी आप इन पैसों में, अरे ये फोन आप लेके क्या करें, आप ये वाला फोन लें। वो आपको यूज्ड फोन बेचने की कोशिश करता था क्योंकि उसमें उसका मार्जिन ज्यादा है। डब्बे पे 50 रुपए बच रहे हैं, उस वक्त 2008 2009 में 1000 1500 रुपए मोबाइल पे बचते थे, बहुत बड़ा मार्जिन कहलाता था उसमें। नोकिया को ये बात रियलाइज नहीं हुई कि उसका कस्टमर उससे खुश नहीं है उसके मार्जिन से। जैसे ही ये ओप्पो, वीवो, सैमसंग इन्होंने अपनी सीरीज लॉन्च की, इन्होंने कहा डब्बे पे आपको 1000 रुपए बचेंगे, 1500 रुपए बचेंगे, 2000 रुपए बचेंगे, दे स्टार्टेड सेलिंग देयर फोन्स। वो उनके फोन्स जो है वो बेचना शुरू हो गए। उन्होंने मार्जिन अच्छा दिया। अब वो मार्जिन वेरी कर सकता है, 1000 2000 रुपये, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितना, मैंने काम नहीं किया इसका। लेकिन कहने का मकसद, एक कस्टमर था जो आपसे नाराज था, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो वो आपका फोन बेच रहा था। जब उसके पास ऑप्शन आ जाता तो आपके फोन से हट जाता, और यही हुआ नोकिया के साथ। पहली चोट इन्हें यहां लगी। दूसरे नंबर पे उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, वक्त पे अपने आप को चेंज नहीं किया।
चेंज ना करने की वजह से वो टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर में पीछे रह गए। हार्डवेयर 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 को, अरे भाई मुझे मोबाइल से कोई किसी को मारना थोड़ी होता है कि आप मजबूत हार्डवेयर दे देंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। स्मार्टफोन्स आए मार्केट के अंदर, नोकिया की मार्केट लेकर चले गए, सफाई हस्ती से मिट गया। आज कोई जानता भी नहीं है। मतलब जो कबर और मुर्दे का भाव होता है उस पर उस कंपनी को जो है वो खरीदा गया, उन दामों के ऊपर खरीदा गया। लोग कहते हैं ये $7 अरब में भी बिकनी नहीं चाहिए थी, $1 अरब में बिकनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल माइक्रोसॉफ्ट को चूना लगा, उन्होंने वो नोकिया परचेज किया $7 अरब में। कहने का मकसद नॉन फाइनेंशियल हमेशा इस चीज को बताता है कि जी आपका फ्यूचर कैसा जा रहा है। इसमें आप तीन चार चीजें देखते हैं। इसमें आप देखते हैं आपकी कस्टमर का फीडबैक क्या है आपके बारे में, आपके एम्प्लॉय का फीडबैक क्या है आपके बारे में, टैलेंट, ठीक है, आपकी मशीनरी, ऑटोमेशन, ऑप्टिमाइजेशन, प्रोसेस लाइफ साइकिल, सॉरी प्रोसेस साइकिल वगैरह ये कितनी अच्छी है, आपके प्रोसेसेस कितने अच्छे हैं, ठीक है, ऑटोमेशन वगैरह। और फिर आप यहाँ पे इसके साथ साथ देखते हैं कि आपकी लर्निंग एंड डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही। अब आपके अब्बा का अगर धंधा और मैं आपसे कहूँ कस्टमर फीडबैक कैसे एनालाइज करना है, तो फट से आपके मुंह से निकलेगा सर सर्वे करेंगे, फीडबैक लेंगे, बात करेंगे, कॉल करेंगे, ऐप के ऊपर जो है वो स्टार रेटिंग वगैरह उनको दिखाएंगे, उनको एक कंपलसरी गूगल फॉर्म भेजेंगे कि वो फीडबैक दें, फिर वो आगे बढ़ सकते हैं वेबसाइट पे। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कस्टमर की रेटिंग, फीडबैक, सवाल जवाब, सर्वे, इन सब चीज़ों से पता चलता है। एम्प्लॉय का पता चलता है कितना जल्दी आपको छोड़ के जा रहा है। अगर आपके अच्छे एम्प्लॉयज कंपनी में ठहर रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, इसका मतलब आपका एम्प्लॉय आपकी कंपनी से खुश है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट के अंदर कितनी ट्रेनिंग्स आपने करवाई, कितने लोगों आपने अपस्किल किया, कौन कौन से स्किल्स आपने सिखाए। स्टारबक्स अपने एम्प्लॉयज को कहता है कहीं से भी बैचलर्स करके आ जाओ, कहीं से भी बैचलर्स करके आ जाओ, हम पैसे देंगे। जरूरी नहीं है आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर बैचलर करो, बस कर लो, सीख जाओ किसी तरीके से। वो पढ़ाई फाइनेंस करते हैं, एक पार्ट फाइनेंस करते होंगे या पूरा करते होंगे मुझे वो पता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ फाइनेंस करते हैं। फिर आपका साइकिल टाइम, वेस्टेजेस कितनी कम है, इंडस्ट्री यानी मशीनरी कितनी अच्छी यूज हो रही है, कितनी ऑप्टिमाइजेशन है, सामान कितना कम जाया होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये बहरहाल देखने वाली चीजें होती है नॉन फाइनेंशियल के अंदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। तो स्ट्रैटेजी हो गया, इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस बोथ, ठीक है। फिर आपका स्ट्रेटेजिक चॉइस वाला सारा एरिया हो गया, जिसके अंदर आप कहते हैं कि यार आपका डिफ्रेंसिएशन, कॉस्ट लीडरशिप, फोकस, लॉक इन स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजिक क्लॉक पे कहाँ फॉल करता है, मार्केट सेगमेंटेशन, स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स, मार्केट स्पेस, गैप आइडेंटिफाई करना, ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजी, ये वो एरियाज हैं आपने छोड़ने ही नहीं है। फिर आ जाते हैं तो आपका वैल्यूएशन, वर्किंग कैपिटल और रेशियो एनालिसिस, ये वाली सारी चीजें आ जाती हैं। वैल्यूएशन, वर्किंग कैपिटल, रेशियो एनालिसिस, नंबर्स की अगर मैं बात करूँ, मर्जर एक्विजिशन का सेंस, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ आपने इस चीज़ को जो है वो ध्यान लगाना है, रेशियो एनालिसिस यहाँ पर आ जाता है। इसी तरीके से थोड़ी बहुत फॉरेक्स की कैलकुलेशंस जो है वो यहाँ पर आ जाती है। ये आपने प्राइमरली बहुत फोकस से देखना है। अब मैं ये नहीं कहता कि यार कैपिटल राशनिंग का बिल्कुल एक बेसिक सा फॉर्मूला, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो ऑलरेडी वो बीएफडी पे टेस्ट कर चुका है, वो आपसे वो एमएससी 2 में पूछेगा, लेकिन फॉर्मूला बुक होनी चाहिए। आपको पता हो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे निकलता है, कैपिटल राशन हो तो हम किस तरह उसकी डिसीजन मेकिंग करते हैं, एक दो चीज़ आपने देखी भी हो, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। कहने का मकसद ये सारे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, इनका रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत अच्छे तरीके से इनको कवर करके आपने जो है वो जाना है। सर क्या हमारे पास कोई रेडी वीडियोस या इस तरह की कोई चीज़ है जो आप हमें दे सकते हैं? तो जस्ट वेट फॉर अ मिनट, मैं वो भी दिखा देता हूँ। आ जाए जी, मैं आपको एक इंटरफेस दिखा रहा हूँ। देखिए ये आपका आईक्यू का चैनल है, आप इस पे जाएंगे आईक्यू एस एफ के चैनल के ऊपर। यहाँ पर आपकी एमएससी 2 की वर्कशॉप मौजूद है दिसंबर 2022 की, ठीक है। इसके अंदर कुछ जनरल क्यू एन एग्जाम अप्रोच के ऊपर तकरीबन 52 मिनट्स का डिस्कशन है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड। फिर इसी तरीके से स्ट्रैटेजी का रिवीजन, परफॉर्मेंस एनालिसिस का रिवीजन, एथिक्स, एथिकल कंसिडरेशंस का रिवीजन, सी एस आर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, बिजनेस वैल्यूएशन, फॉरेक्स, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, स्वॉट और फाइनेंशियल एनालिसिस के ऊपर एक यानी आपकी वीडियो, ये पूरी यहाँ पे जो है वो मौजूद है। खासी डिटेल्ड वर्कशॉप हमने इसके ऊपर की थी। बहुत सारा मटेरियल है, मैंने ऑलरेडी रिवाइज करवाया हुआ है, छोटे छोटे चंक्स में, दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच मिनट के अंदर पूरा पूरा चार्ट बना के जो है वो एनालाइज किया हुआ है। आप काइंडली इनको देख लें, आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। इसी तरीके से CFAB 3 की एक वर्कशॉप थी जो हमने जून 2023 में कंडक्ट की थी। इसमें परफॉर्मेंस मेजरमेंट का रिव्यू, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स, सेगमेंटेशन, फंड रेजिंग, इसी तरीके से स्ट्रैटेजी का रिविजन, एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, स्ट्रेटेजिक प्रोक्योरमेंट, बिजनेस एथिक्स, साइबर सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों के ऊपर हमने यहाँ पे जो है वो बात की हुई। इसी तरीके से अगर आप आगे देखें तो यहाँ पे आपके
एसपीएम के जो बिजनेस कॉन्सेप्ट्स हैं इन सब की एक समरी मौजूद है, इन टोटल ये समरी मौजूद है। मटेरियल बहुत है, कंटेंट बहुत है, आपको टाइम निकाल के पढ़ने की जरूरत है। अगर आप समझते हैं कि यार मुझे प्रैक्टिकल सिनेरियोज की ड्राफ्टिंग में इशू आता है, मुझे कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, हर चीज करवा के एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर पर्टिकुलर तरीके से जो है वो मौजूद है, और वो सारी चीजें वहां पर जो है वो आ रही है। तो जो मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट एरियाज बताए, इन इंपॉर्टेंट एरियाज का रिवीजन उन तमाम वीडियोस से जो अभी मैंने जस्ट आपको दिखाई उनसे हो सकता है। फिर इसके अंदर आप सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, सीएसआर, इसको जो है वो इनकॉर्पोरेट कर लें। सीएसआर, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को आप इनकॉर्पोरेट कर लें। आप इसके अंदर जो है वो एथिक्स का एरिया जो है वो इनकॉर्पोरेट कर लें। ठीक हो गया। और टैक्स का एरिया जो आता है आपके पास, वो थोड़ा सा टैक्स प्लानिंग के परस्पेक्टिव से आता है कि कंपनी कहाँ टैक्स बचा सकती है, कहाँ नहीं बचा सकती। इसी तरीके से अगर एथिक्स का एरिया देखें तो वहां पर बिजनेस एथिक्स की ज्यादा बात होती है, रादर देन कि वो कोड ऑफ एथिक्स वाली चीज आपसे पूछे कि जी ऑडिट कर सकते हैं नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि सर ड्यू डिलिजेंस पे सवाल आ सकता है। ठीक है, तो हमें जरा ड्यू डिलिजेंस के बारे में भी जो है वो बता दें। देखिए, अगर मैं ड्यू डिलिजेंस की बात करूं तो इसका मकसद ये है, जैसे फॉर एग्जांपल एक शेयर होल्डर है। ठीक है, ये शेयर होल्डर कहता है आई वांट टू सेल माय कंपनी, मुझे अपनी कंपनी जो है वो यहाँ पे सेल करनी। ठीक है जी, सेल करनी है, कोई बात नहीं। ये कंपनी सेल करने के लिए क्या करेगा, ये अपनी वैल्यूएशन करवाएगा, वैल्यूएशन करवाएगा, असेसमेंट करवाएगा, सारा कुछ करवाएगा। यहाँ पे एक सेल साइड टीम एंगेज होगी। सेल साइड टीम क्या करेगी, सेल साइड टीम दो काम करेगी। पूरी असेसमेंट करेगी, ठीक है, असेसमेंट प्लस वैल्यूएशन, और ट्रांजैक्शन का कंप्लीट एंड टू एंड स्ट्रक्चर बनाएगी कि जी होनी किस तरीके से है, कौन सा बिजनेस हम निकाल रहे हैं, कौन सा नहीं निकाल रहे हैं, क्या तरीका है, बैलेंस शीट को कार्व आउट करना है, बिजनेस के दो हिस्से करने हैं, इस इन एसेट्स को अलग करना है, लाइबिलिटीज को अलग करना है। ये सारा काम जो है वो यहाँ पे होगा। असेसमेंट होगी, पूरी पूरा कंप्लीट वैल्यूएशन होगी, ट्रांजेक्शन का स्ट्रक्चर बनेगा, कौन सा डेटा किसके पास है, किधर चला गया, स्पिन ऑफ, इन सब चीज़ों के अंदर, डीमर्जर वगैरह के अंदर कंपनी पूरी पूरी दे रहे हैं, वहां पे भी असेसमेंट होगी, ट्रांजेक्शन का पूरा स्ट्रक्चर रेडी होगा। ठीक है, ये जो वैल्यूज है, यहाँ से जो फाइंडिंग्स निकल के आएंगी, ये फाइंडिंग्स कोट की जाएंगी टू द बायर, कोट टू द बायर। ये फाइंडिंग्स यहां से बायर को कोट की जाएंगी। अब बायर क्या आंखें बंद करके इन फाइंडिंग्स के ऊपर रिलाई कर लेगा? नहीं सर, बायर इंगेज करेगा अपनी बाय साइड टीम को, और ये बाय साइड टीम इवैल्यूएट करेगी उन असेसमेंट्स को और इस पूरे स्ट्रक्चर को, इवैल्यूएट करेगी कंप्लीट ट्रांजैक्शन को। और फिर कहीं जाके जो भी इनके रिस्पॉन्सेज निकलते हैं, इन रिस्पॉन्सेज में कहीं जाके शेयर होल्डर अग्री करेगा कि भाई मुझे कहाँ इस कंपनी को सेल करना है और कहाँ इस कंपनी को सेल नहीं करना, और फिर वो पूरी डील जो है वो एग्जीक्यूट होगी, पूरी डील जो है वो एग्जीक्यूट होगी। कहने का मकसद सर, ये जो बाई साइड की टीम होती है, ये जब इन सारी चीजों को इवेल्युएट कर रही होती है, इन सब चीजों को जब इवेल्युएशन की एक्सरसाइज कर रही होती है, तो इसको आप कहते हैं ड्यू डिलिजेंस, जिसमें आप क्या करते हैं, आप हर चीज को चेक करते हैं, आप इन तमाम चीजों को चेक करते हैं। मॉडल किस तरीके से बना हुआ है, एजम्पशंस क्या ली हुई है, मल्टीपल्स क्या है, बिजनेस सेंस यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, ये सारा कुछ चेक किया जाता है। ड्यू डिलिजेंस माजरत के साथ ऑडिट जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, ऑडिट जितना सिंपल नहीं है। आपको बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने के बाद चीजों को इवेल्युएट करना पड़ता है, उसके ऊपर बिजनेस सेंस लगाना पड़ता है। यदि आप बोल रहे हैं आप इतना कर लेंगे 5 साल में, तो ये बिजनेस सेंस बन भी रहा है या नहीं बन रहा, आप पूरा अपना एनालिटिकल माइंड यहाँ पे लगा देते हैं, एनालिटिक्स पूरे लगा देते हैं कि जी आप जो बात कर रहे हैं क्या वाकई ऐसा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, बिजनेस सेंस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह चीज चलेगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारी चीजें यहाँ ड्यू डिलिजेंस के अंदर चेक होती हैं। तो ड्यू डिलिजेंस के प्रोसीजर्स में ये आता है कि भाई आप इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन देखते हैं,
कंपनी कब बनी, कहाँ बनी, क्या अग्रीमेंट है, क्या कॉन्ट्रैक्ट है, शेयर होल्डर का आपस में क्या अग्रीमेंट हुआ है, कंपनी की कितनी फैक्ट्रीज हैं, कितनी मशीनरी है, कितना लेबर काम कर रहा है, रिकॉर्ड्स में क्या है, किस तरीके से कंपनी ने अपनी वैल्यू निकाली है, अजम्पशन क्या है, बिजनेस सेंस क्या है, मार्केट क्या है, आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, उस मुल्क में वो चीज अचीव हो भी सकती है या नहीं हो सकती। मैं आपको एक बेसिक सी ड्यू डिलिजेंस की फाइंडिंग बताता हूँ। एक ड्यू डिलिजेंस की फाइंडिंग में इस तरीके से नजर आया कि भाई कंपनी ने कहा हम $7 लाख की सेल्स अचीव कर लेंगे। अच्छा, $7 लाख की सेल अचीव करने के लिए आपको कितने यूनिट्स बनाने पड़ेंगे जी, हमें कम से कम 1,20,000 यूनिट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अभी आपकी कैपेसिटी कितनी है जी, 40,000 यूनिट्स है। तो कैसे बना लेंगे 1,20,000 जी, हम केपेक्स करेंगे। अच्छा जी, कितना केपेक्स करेंगे, जब कैपिटल एक्सपेंडिचर उठाया तो पता चला उससे मैक्सिमम 80,000 की कैपेसिटी हो सकती है, यानी 40,000 और ऐड हो जाएंगे, उससे 1,20,000 नहीं होंगे। तो जब आपने 1,20,000 तक का कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं डाला प्रोजेक्शन के अंदर और फ्री कैश फ्लो में से उसको माइनस नहीं किया, तो आप कैसे उसे वैल्यू का पार्ट बना रहे हैं। रेवेन्यू से फ्री कैश फ्लो आया, उसको पार्ट बना दिया, लेकिन जो एक्सपेंडिचर करना जरूरी था उसको अचीव करने के लिए उसको माइनस नहीं किया। आपने अपने बीएफडी के फॉर्मूला के अंदर पढ़ा होगा कि जी मैंडेटरी कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपको माइनस करना पड़ता है। मैंडेटरी कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस होता है तो आप उस वैल्यू पर अराइव कर सकते हैं कि यार मुझे इसको करने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे, क्या इसकी वैल्यू यहाँ पे जो है वो बनती है। अब ये ड्यू डिलिजेंस की फाइंडिंग है। तो ड्यू डिलिजेंस के अंदर आप थोड़ा सा चीजों की डेप्थ में जाते हैं, उसे प्रॉपरली इवेल्युएट करते हैं और उस शेयर होल्डर की एजम्पशंस को चैलेंज करते हैं या ओनर की एजम्पशंस को चैलेंज करते हैं कि भाई तुम जो बात कर रहे हो वो हो सकता है या नहीं हो सकता। और ये पूरा ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस जो है वो इस तरीके से बहरहाल जो है वो आपके पास काम करता है। तो ये कुल मिला के कोई 12-15 आइटम्स हैं, 10-12 आइटम्स हैं जिसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा तरीके से फोकस करना है, इससे मिलते जुलते सवालात को सॉल्व करना है। अगर मिसाल के तौर पे कंपनी कह रही है हम अपने एक डिवीजन को बंद करने की बात कर रहे हैं, तो भाई क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है, करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर एक कंपनी कह रही है कि जी हमने इस साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया और हमने फला तीर मार लिया और हमने इन लोगों से बात कर ली और हम यहाँ पहुंच गए, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई पहुंचे या नहीं पहुंचे। अगर कंपनी किसी प्रोडक्ट में काम कर रही है तो उस प्रोडक्ट की मार्केट ग्रोथ क्या है, उसका टोटल एड्रेसेबल यानी अवेलेबल एड्रेसेबल मार्केट क्या नजर आ रही है, सर्विसेबल ऑब्टेनेबल मार्केट क्या नजर आ रही है, सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट क्या नजर आ रही है, इतनी ग्रोथ हो भी सकती है या नहीं हो सकती, मार्केटिंग का इतना रिजल्ट आ भी सकता है या नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं मैं फेसबुक ऐड चलाऊंगा उससे इतना बिजनेस आ जाएगा, तो भाई फेसबुक का कन्वर्जन रेट तो 2-3% है। आप 5 लाख लोगों को ऐड दिखाएंगे तो 10-15 हजार आपके पास जो है उस लीड जनरेट होंगी, उसमें से लोग जो खरीदने वाले हैं वो फिर और कम होंगे। तो आप कैसे कर लेंगे, 5 लाख लोगों को दिखाने का ऐड कितने का चलेगा। अच्छा जी, इतने का ऐड चलेगा तो आपकी प्रोजेक्शन में नंबर कम क्यों है। ये सब ड्यू डिलिजेंस के अंदर जो है वो बेसिकली देखा जाता है। तो जिन स्टूडेंट्स को ड्यू डिलिजेंस से मसला होता है या टेंशन परेशानी होती है, वो 12 ड्यू डिलिजेंस को इस तरीके से यहाँ पे जो है वो इवेल्युएट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये चीज जा रही है। ठीक है, तो जो सवाल आया था हमारा कि सर वो इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे, उनके बारे में मैंने थोड़ी सी बात की। बट इन आई कैप आंसर फॉर फिक्स्ड अमाउंट फॉरवर्ड वाज रिकमेंडेड, हाँ इसलिए क्योंकि कुछ पोर्शन अनहेज्ड ना रह जाए ना। सर व्हाई इन केस ऑफ पेमेंट इन डॉलर वी डू पुट ऑप्शन एज दिस इज टू सेल नॉट बाय, इट शुड बी कॉल ऑप्शन एज वी वांट टू बाय डॉलर फॉर पेमेंट। अच्छा अच्छा, आप ये पूछ रहे हैं कि सर जब मुझे डॉलर में पेमेंट करनी है तो मैं तो एक्चुअली डॉलर बाय कर रहा हूँ, यानी डीलर से, डीलर मुझे सेल कर रहा है, तो यहाँ पे मेरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो इस तरीके। देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड का भी फर्क होता है। कभी कभी आपके इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इनडायरेक्ट कोड दिया हुआ होता है, तो जो नॉर्मल ट्रीटमेंट होना चाहिए आप उससे इन्वर्स ट्रीटमेंट करते हैं, तो वहां ये भी देख लो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड का मसला तो नहीं है। दानिश कहते हैं सर कोई सवाल नहीं है, हम सेइंग लास्ट 6 क्लासेस रहती हैं 15। चलो बहुत अच्छा है, तुमने 59 की स्टडीज कर ली माशाल्लाह। सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चन इन एग्जाम्स रिक्वायरमेंट्स अंडरस्टैंडिंग, सर व्हाट वुड बी द स्ट्रेटेजिक रीजंस फॉर डीमर्जर। अच्छा सर, अटेम्प्टिंग क्वेश्चन इन एग्जाम्स का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, भाई देखो तकरीबन कोई 8-10 साल हो गए, जो मेरे पुराने स्टूडेंट है वो ये बात जानते हैं, ऑलवेज कॉन्कर द इजिएस्ट पार्ट फर्स्ट। ये आपके पेपर की नहीं, ये जंग की स्ट्रेटेजी है कि सबसे आसान इलाका जो सबसे इजी है उसको पहले कॉन्कर कर लो, सामने वाला जो दुश्मन है उसके ऊपर आपका एक कॉन्फिडेंस बैठ जाएगा और आपकी धात बैठ जाएगी कि भाई ये तो बहुत तेजी से आ रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए, एक अच्छा एग्जामिनी बनने के लिए, इस बात को जरूर मलूज़ खातिर रखना है कि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस कि मैं कर सकता हूँ। तो उस कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए जरूरी है कि यू डू द इजीएस्ट पार्ट फर्स्ट। आप सबसे पहले जो सबसे आसान है उसको अटेम्प्ट करें, रादर देन कि आप उसमें जाएं। अच्छा सर, ये कैसे पता चलेगा सबसे आसान कौन है। भाई आपके पास पेपर आता है,
शुरुआत के 10-15 मिनट आप इस बात पर लगा लें कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं हर जगह पे। अब मिसाल है किसी रिक्वायरमेंट में पेस्टल की बात हो रही है, डीमर्जर की बात हो रही है, कहीं पर जो है वो 5 फोर्सेस का तस्करा हो रहा है, कहीं पर आपको लग रहा है कि जी यहाँ बीसीजी मैट्रिक्स अप्लाई होगा, कहीं पर वैल्यूएशन का कोई सवाल है, कहीं पे आपको नजर आ रहा है जी एनपीवी आईआरआर कैलकुलेट करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो टेक्निकली जो सबसे आसान लगता है, जो सबसे पहले समझ में आता है, जो रिवाइज करके आए हो, सबसे पहले वो करो। और जो उसका अलॉटेड टाइम बनता है बेस्ड ऑन योर 4 सवा 4 घंटे का पेपर, जो अलॉटेड टाइम बनता है, उस अलॉटेड टाइम के हिसाब से उसको सॉल्व करने की कोशिश। ये ना करना कि जी कोई बात नहीं, लगा दिए 2 घंटे हमने इस सवाल के ऊपर, इससे पैनिक होता है, बाकी सवाल आपके परेशान हो जाते हैं। फिर 25 नंबर के सवाल में आपने सोचने के चक्कर में इतना। और देखो एमएससी टू में एक मसला है, एमएससी टू में एक मसला ये है, ये यूं कह लो कि हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम का ये इशू है, वी आर नॉट वेरी गुड इन एनालिटिकल इन दीज काइंड ऑफ थ्योरेटिकल आंसर्स। हम नंबर्स में बड़े अच्छे हैं, हम एनपीवी निकाल देंगे, आईआरआर निकाल देंगे, आप एमएससी टू के एग्जामिनर के कमेंट्स पढ़ें आपको पता चलेगा, वो बात ही यही करता है, वो यही बात करता है कि भाई इनका एनालिटिकल एरिया, मैथमेटिकल एरिया, न्यूमेरिकल एरिया बहुत अच्छा है, लेकिन जहां हम इन्हें सिचुएशनल एनालिसिस में डालते हैं, जहां हम रिकमेंडेशन की बात करते हैं, वहां ये सही रीजंस नहीं दे पाते, या जो क्वालिटेटिव आंसर्स हैं उनको सही अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो वजह उसकी यही है, हम इतना ज्यादा उस फ्रंट पे एक्टिव नहीं है, सोचते नहीं। आप अमेरिका चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, यूके चले जाएं, वहां पर आप बात करें, उस सिचुएशन को जबरदस्त एनालाइज करेंगे, डोनट चार्ट, पाई चार्ट, बार ग्राफ, आपका ग्राफ, मेरा ग्राफ, ये सब बना हुआ होगा डैशबोर्ड के ऊपर, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से नजर आ रहा होगा, बातें भी बहुत अच्छी अच्छी कर रहे होंगे, सिचुएशन ऐसे एनालाइज करनी है, इस तरीके से आपने रोड मैप अचीव करना है, ये जार्गन वो जार्गन, बड़े बड़े अल्फाज फेंक रहे होंगे। लेकिन जब आप उनको बोलेंगे भाई अच्छा ठीक है ये काम करना है, जरा इसका नंबर में इफेक्ट निकाल के दिखाओ, अच्छा जी आप ये बोल रहे हैं कोई बात नहीं, जरा इसकी अकाउंटिंग एंट्री बना के दिखाओ, वहां वो बिल्कुल डेड हो जाते हैं। वहाँ हमारा एशियंस का दिमाग चलता है नंबर्स में, न्यूमेरिकल सिचुएशंस के अंदर। लेकिन एमएससी टू में ऐसा नहीं, बच्चे यहाँ पर, या बच्चे तो नहीं, अब आप लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे सेल्फ डाउट में चले जाते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही नहीं है, और थोड़ा सा ना अपने आंसर को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। देखें, आप एग्जाम में कोई नई चीज सीखने नहीं गए, जो आता है वो बताने गए। तो जो आता है उसमें रहते हुए अपने आप पर भरोसा करके अपने आंसर को अटेम्प्ट करें। जबरदस्ती उसको इसलिए मोल्ड करना कि नहीं ये जी आई कैप का क्वेश्चन है तो ये दुनिया का सबसे मुश्किल क्वेश्चन ही होगा, ऐसा नहीं। मैं एमएससी टू के तकरीबन 65+ की स्टडीज करवा चुका हूँ, 65+ की स्टडीज करवा चुका हूँ। मैं सवाल से ही आंसर बनाता हूँ, सवाल से ही चीजें निकल के आती। वहां जो जुमले लिखे होते हैं, जब आप उनको अपने कॉन्सेप्ट से लिंक करते हैं वहां पे, और आपने वो बात रिलेट करनी है, रिलेट करके जवाब देना है कि भाई यहाँ पे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पे एक सिचुएशन आई, आपसे कहा जी बताएं या फ्रेंचाइजिंग करनी चाहिए या नहीं, आप फ्रेंचाइजिंग की डेफिनेशन बता रहे हैं, आप बता रहे हैं जी फ्रेंचाइजिंग का मतलब ये होता है, उस पेपर के सेकंड पैराग्राफ में ये लिखा हुआ था, किताब के छठे पैराग्राफ छठी लाइन के अंदर ये लिखा था। इट्स नॉट रिक्वायर्ड। आप सिंपल ये बोलेंगे भाई ये जो ब्रांड अभी है इसके कंट्रोल्स इतने इफेक्टिव नहीं है, इसकी पॉलिसीज इतनी इफेक्टिव नहीं है, इन्होंने अपने ब्रांड को अभी बिल्कुल ऑटोमेट नहीं किया, ये किसी और के हाथ में देंगे वो खराब कर देंगे। जब तक इनकी रेसिपीज, इनकी पॉलिसीज, इनकी सर्विसेज, इनके कस्टमर्स, इनका पहनावा, इनके यूनिफॉर्म, इनके खाने पीने सर्व करने का तरीका, इन टर्म्स ऑफ लेट्स से रेस्टोरेंट, ज्यादातर फ्रेंचाइजिंग वहीं पर होती है, इनकी बिलबोर्डिंग, इनके डिजाइन, इनका ब्रांड, इनकी मार्केटिंग का तरीका, जब तक ये कंसिस्टेंट ना हो जाए, जब तक ये हाईली एक 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 सिस्टमेटिक तरीके से ना चल रहा हो, हमें किसी को फ्रेंचाइज देने की जरूरत नहीं। फ्रेंचाइज तब दी जाती है जब उसको चलाने में कुछ सोचने की जरूरत ही ना हो, एक प्रोसेस फॉलो करना। वो प्रोसेस नहीं बना रहा, फ्रेंचाइज मत दो, कोई और अपनी अकल से आपके ब्रांड को खराब कर देगा, आपके कस्टमर्स को खराब कर देगा। ये इसका रेलिवेंट आंसर है कि जी ये कंपनी है, इस कंपनी की ये फ्रेंचाइजेज हैं, इनके लिए पॉलिसीज आपने नहीं बनाई, ये रिक्विजिट्स आपने पूरे नहीं किए, सिंस आपने ये रिक्विजिट पूरे नहीं किए तो आप ये काम ना करें, और अगर कर दिए तो कर लें, वाइसी वर्सा। तो कहने का मकसद उस सिचुएशन में रहते हुए आपने जवाब बनाना है। अगर मुझे फ्रेंचाइजिंग की अंडरस्टैंडिंग है अच्छी, मुझे समझ में आता है कि फ्रेंचाइजिंग कब देनी है कब नहीं देनी, तो मैं उस आंसर को इजीली पिक कर लूंगा। बिल्कुल ऐसे ही जब मैं इस तरह की एडवाइजरी अपने खुद के बिजनेस के लिए कर रहा हूँ, या किसी क्लाइंट के लिए बिजनेस के लिए, क्लाइंट के बिजनेस के लिए कर रहा हूँ, अगर मुझे वो समझ नहीं आता तो मेरी एडवाइस गलत होगी रियल लाइफ में, और मेरा आंसर गलत होगा एग्जाम लाइफ के। ये बहरहाल आपका सीक्वेंस यहाँ पे होना चाहिए, इजीएस्ट पार्ट से शुरू करो और करते करते थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। सर रिक्वायरमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग, भाई हमने इसको बहुत ज़्यादा जो है वो ग्लैमराइज कर दिया है,
कि रिक्वायरमेंट के बड़े बड़े हैंड आउट बन रहे हैं, बड़े बड़े नोट्स बन रहे हैं कि जी रिक्वायरमेंट समझना कोई अपने आप। सिर्फ पहला वर्ड क्या मांग रहा है वो, आइडेंटिफाई मांग रहा है, लिस्ट, एक्सप्लेन मांग रहा है, दोनों व्यूज बता दो, इवेल्युएट मांग रहा है क्या सही है क्या गलत है बता दो, रिकमेंडेशन मांग रहा है बता दो क्या करना चाहिए। एडवाइजर की तरह सोचो। आपका दोस्त आता है आपसे मशवरा लेने के लिए, आप उसकी पूरी कहानी सुनते हैं, उसको एंड में बोलते हैं यार छोड़ दे, तेरे यहाँ पे कुछ भी नहीं बनेगा, तेरा इस्तेमाल हो रहा है, तुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए। रिकमेंड कर देते हैं ना उसको एक बात। पहले उसके साथ इवैल्यूएशन करेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे कि देख ये फायदा है, ये नुकसान है, ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, ये सही तरीका है, ये गलत तरीका है। फिर आप उसे एक रिकमेंडेशन दे देंगे कि भाई तुझे इस रास्ते पे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। किया है ना अपने लाइफ में, बहुत दफा किया होगा। स्कूल के जमाने से ही हमारी एडवाइजरी शुरू हो जाती है लोगों के लिए। तो टेक्निकली उस एडवाइजरी के अंदर आप क्या कर रहे थे? आपने पहले मसलों को आइडेंटिफाई किया, फिर उनको एक्सप्लेन किया, उनको क्रिटिकली एनालाइज किया कि उसमें क्या सही है क्या गलत है, फिर आपने अपनी रिकमेंडेशन दे दी। तो एग्जाम में बहरहाल इन्हीं तीन चार में से एक काम करना होता है हमें। कभी कभी हमें चीजें सिर्फ लिस्ट कर देनी होती है कि यहाँ पे ये 10 फैक्टर्स हैं। कभी कभी इन फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना होता है कि वो यहाँ कैसे अप्लाई होते हैं, उनका मतलब क्या है। कभी उनको एनालाइज इवेल्युएट करना होता है, एनालिसिस देना होता है कि क्या सही है क्या गलत है क्या करना चाहिए। और फिर रिकमेंडेशन देनी होती है इवेंचुअली कि भाई यहाँ कंपनी क्या करे, आपके हिसाब से कंपनी क्या करे। और फिर आप अपने सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स देके बात को कंक्लूड कर देते हैं। वो कंक्लूजन को भी लोगों ने बहुत ज्यादा जो है वो मतलब वो किया हुआ है, स्पॉटिफाई किया हुआ है, इसके ऊपर एक स्पॉटलाइट डाली हुई है कि नहीं जी कंक्लूजन हर आंसर के अंदर कंपलसरी है। भाई वो आइडेंटिफिकेशन करवा रहा है एक चीज की, आप क्या कंक्लूजन देंगे वहां पे? आप कंक्लूजन ये देंगे कि हियर बाय आई कंफर्म कि 10 आइटम ऊपर लिस्ट हो गए? नहीं। जिस तरीके से आप घर में किसी को मशवरा देते हैं, दोस्त को मशवरा देते हैं, रिश्तेदार को देते हैं, कजन को देते हैं, अपने करीबी अकरबा को रिश्ता यानी किसी चीज की एक्सप्लेनेशन देते हैं, मशवरा दे रहे होते हैं, किस तरह से करते हैं? जो रिश्तेदार हैं उनसे किस तरीके से करते हैं? उनकी बात सुनते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, सिचुएशन से उसको लिंक करते हैं, कहते हैं जी आपके लिए ये सही है ये गलत है। आप उसे थियरी नहीं बताते कि इस अल्फाज का, इस लफ्ज का ये मतलब है, इस टर्मिनोलॉजी का ये मतलब है, इसकी डेफिनेशन ये बनती है। हाँ, सजेस्टेड आंसर एक स्टैंडर्ड आंसर होता है, आइडियल आंसर होता है, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव आंसर होता है। एग्जामिनर इज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप जो है वो क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, या आपका आंसर इतना कॉम्प्रिहेंसिव होगा जितना कॉम्प्रिहेंसिव अभी आपको सजेस्टेड आंसर के अंदर दिखाया जा रहा है। नॉट एट ऑल पॉसिबल, हो ही नहीं सकता कि वो इतना ज्यादा उसको जो है वो डीप डाइव करके आप वहां पे बता दें। एंड एग्जामिनर इज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग दैट। सजेस्टेड आंसर कोई और बनाता है, पेपर कोई और चेक करता है। जो पेपर चेक करता है उसको पता है स्टूडेंट किस माइंडसेट से आ रहा है, उसका क्या कैलिबर है। उसने थोड़ी यूनिलीवर पीएनजी के बोर्ड के ऊपर 18 साल गुजार दिए हैं कि उसको बिजनेस सिचुएशन समझ में आती होंगी। बस जितना समझ में आता है वो लिख सकता है। एग्जामिनर को ये दिखाओ कि जो तुम्हारी नॉलेज है वो तुम्हें प्रैक्टिकली अप्लाई करना आती है, तुम उसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो। एग्जामिनर को ये दिखाओ, एग्जामिनर को ये दिखाओ। अब मिसाल के तौर पे तुम्हारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। उस इन्फॉर्मेशन में आता है कि जी रिस्क फ्री रेट है 17%, 17% रिस्क फ्री रेट है, और मार्केट का जो रिटर्न चल रहा है वो तकरीबन, यानी स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न चल रहा है वो तकरीबन 26-27% चल रहा है, विद रिस्क ऑफ लेट्स से 1.2 1.3, इस तरह से कुछ बीटा फैक्टर्स ना आपको देंगे। अब वो आपसे कह रहे हैं कि यार मेरा एक डिवीजन है वो काम नहीं कर रहा, डिवीजन है वो काम नहीं कर रहा। बाकी 4 डिविजन जो है वो 25-26% तक का रिटर्न दे जाते हैं, 30-35% का रिटर्न दे जाते हैं। ये जो चौथा वाला डिवीजन है ये मुझे 11-12% का रिटर्न देता है, 12-13% का रिटर्न देता है। आपके लिहाज से उस डिवीजन का क्या करना चाहिए मुझे बताएं। माइक पे बता सकते हैं, मना नहीं है, शक्ल दिखाने का नहीं कह रहा, आवाज सुनाने का कह रहा। इस छोटी सी सिचुएशन में क्या आंसर होगा आप? एनीवन? मैं यहाँ ना मार्क्स दे रहा हूँ ना आपको फील कर रहा हूँ, आप चाहें तो आप दे सकते हैं आंसर। हाँ जी, सिंपल सी सिचुएशन है। मेरा एक डिवीजन है 11-12% का रिटर्न देता है, बाकी डिवीजन 28-30% का रिटर्न देते हैं, 27-28 का। रिस्क फ्री रेट 17-18% है, मार्केट का रिटर्न 26-27% है। अब आप उस डिवीजन के लिए क्या एडवाइस करेंगे? फ्यूचर पोटेंशियल शुड बी इवेल्युएटेड। अब देखो कितनी रेलिवेंट बात है और कितनी रेलिवेंट बात नहीं है। वो आज आपको बता रहा है कि आज 17% आप जो है वो रिटर्न कमा सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर की सिचुएशन अगर दी हुई है तो फ्यूचर भी इवेल्युएट कर लेंगे। आप यहाँ पे सिंपल आसान अल्फाज में ये बात कर सकते हैं कि भाई एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इस बिजनेस की। आज अगर ये बिजनेस इस डिवीजन को बेच देता है और बेच के मार्केट में रिस्क फ्री रेट जो मिल रहा है
उसके पैसे लगा देता है तो उसे 17% का रिटर्न मिल जाएगा। अभी वो डिवीजन से 11% का रिटर्न कमा रहा है, आरओआई कमा रहा है साल का अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिलेटिवली ज्यादा है, जो मुझे बैठे बैठे रिस्क फ्री मिल सकती है, कुछ भी नहीं करना, कोई रिस्क मुझे नहीं लेना, बैंक के पास पैसे रखवाने, 17% का रिटर्न मुझे मिल जाए। इस डिवीजन के अंदर जो है 11% का रिटर्न मिल रहा है। लेकिन अब आप देखें और क्या क्या इंफॉर्मेशन और डेटा पॉइंट्स उसने आपको दिए थे। वो मिसाल के तौर पे आपको बताता है कि यार इस डिवीजन को बंद करने में बहुत बड़ा अमाउंट पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये यूरेनियम की किसी प्लांट के ऊपर काम कर रहा है, और यूरेनियम के प्लांट को अगर हमें बंद करना है तो हमें बहुत सारी चीजों को डंप करना पड़ेगा जमीन में, दूर दराज इलाकों में उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए वहां पे कुछ टाइम तक कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, उससे बहुत ज्यादा कॉस्ट आएगी। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो अब आप क्या जवाब देंगे? अब आप ये जवाब दे सकते हैं कि भाई कोई कंपेटिटर है जो इसको खरीदने में इंटरेस्टेड होगा, जिसके लिए ये कैश काव है, जिसके लिए ये बहुत बड़ा बिजनेस है, मेरे लिए नहीं है इतना बड़ा, क्या वो खरीदने में इंटरेस्टेड होगा? अगर खरीदने में इंटरेस्टेड है तो हो सकता है वो चलता हुआ बिजनेस आपसे खरीद ले, और चूंकि वो उसमें एक्सपर्ट है, मास्टर है, एक बहुत बड़ा मार्केट लीडर है, या करीब करीब बड़ा मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है, वो शायद कोई इंप्रूवमेंट लेके आ जाए, शायद कोई इंप्रूवमेंट लेके आ जाए। फ्यूचर की इंफॉर्मेशन दी हुई है तो अब आप फ्यूचर बताएं कि जी आज की सिचुएशन ये है लेकिन फ्यूचर में इंप्रूव हो सकता है। वो इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करके आपने रेलेवेंट बात करनी है। देखो मैं यहाँ पे जो बात आपको बता रहा हूँ सिचुएशनल एनालिसिस, आई एम नॉट सेइंग एनीवेयर एनीवेयर कि आप यहाँ पे किसी थ्योरी को, किसी मॉडल को, किसी बात को जबरदस्ती घुसाएं। बिजनेस सेंस बनाएं उस बात का, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कैसे ऑप्टिमाइज हो सकता है, कहाँ एक्शंस लिए जा सकते हैं, नाजिश ने लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, किस तरीके से इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है। अब वो खुद ना एग्जामिनर आपको हिंट देगा सवाल में, एग्जामिनर की तरफ से गुनाह कबीरा है अगर वो सवाल में आपको हिंट ना दे। वो आपको हिंट देगा सवाल में कि आया ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसकी सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स क्या बनते हैं, इसकी सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन क्या बनती है। वो सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन आपको देगा सवाल के अंदर, और उसको आपको पिक करना है, पिक करके आपने अपने आंसर को लिखना है। ना किसी चीज को जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट करें, ना किसी चीज में जबरदस्ती अंग्रेजी जार्गन और बड़े बड़े अल्फाज जो है वो फेंकने की कोशिश करें कि एग्जामिनर को समझ ही नहीं आए आप बोलना क्या चाह रहे, आप बोलना क्या चाह रहे। जैसे मैं एक जुमला कहता हूँ, तबीयत में मजा नहीं है, ठीक है, एक सिंपल सा एक जुमला है। दूसरी तरफ मैं कहता हूँ मेरे दिले मुस्तरिब और दिमागी मुंतशिर में खदशा अंदेशा मुब्तला है मुकद्दर तजस्सुस है। आप बोलेंगे भाई क्या कहना चाह रहे हो? मैं कह रहा हूँ बस मजा नहीं आ रहा तबीयत में। सीधा सीधा नहीं बोल सकते थे, सिंपल। तो आसान अल्फाज इस्तेमाल करके बेसिक बात करके उसको ये समझाना है कि भाई आई अंडरस्टैंड द बिजनेस, आई अंडरस्टैंड व्हाट दिस शुड डू बेस्ड ऑन द नॉलेज आई हैव, based on the management models I've studied, based on the calculative techniques that I've done, performed a lot of times। जो कैलकुलेशंस मैंने की हैं उसकी बेसिस के ऊपर, जो इवैल्यूएशन मैंने की उसके बेसिस के ऊपर ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आसान सहल अंदाज में उसको समझा दो व्हाट यू आर थिंकिंग, और यहाँ इस बिजनेस की क्या सिचुएशन बनती है। अब वो एक लंबा आंसर हो सकता है ना, उसे बुलेट्स में तोड़, दो दो लाइन ढाई ढाई लाइन की बुलेट्स में तोड़, एक बुलेट, दो बुलेट, तीन बुलेट, चार बुलेट, पांच छह सात आठ नौ 10, आपने 10 पॉइंट्स में अपनी बात मुकम्मल करी। अब वो कह रहा है जी एक चीज को, सिचुएशन को एनालाइज करें और बताएं इसके प्रोस क्या है कॉन्स क्या है, एक एक पॉइंट में आप एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताएं। लेकिन अगर आपकी इन बिजनेस लेवल की चीजों की अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी हुई होगी, आपको ये नहीं समझ आएगा कि इन्हें किस तरीके से सोचना है, एनालाइज करना है, सिचुएशन को पकड़ना है, वो मसला होगा। तो सर ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा कि उस सिचुएशन को कैसे पकड़ना है, कैसे एनालाइज करना है? सर गाड़ी चलानी है, बिल्कुल गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं, बिल्कुल सीखना चाहते हैं, क्या करना होगा उसके लिए? गाड़ी चलानी पड़ेगी। बार हाँ मैं ये एग्जांपल दे चुका हूँ, गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी चलानी पड़ती है, बंदूक सीखने के लिए बंदूक चलानी पड़ती है, तीर अंदाजी के लिए तीर अंदाजी करनी पड़ती है। तो ऐसे ही सवाल को समझने के लिए सवाल करना पड़ता है, आंसर कैसे लिखना है वो समझने के लिए आंसर लिखना पड़ता है। आप जितनी बार अटेम्प्ट करेंगे उतनी इंप्रूवमेंट आपकी चीजों में आती चली जाएगी। काशिफ कहते हैं सर कैन यू गाइड मी व्हेन वर्कशॉप स्टार्टेड? इसकी गाइडेंस मेरा ख्याल है 150-200 पेज के ऊपर आएगी, तो मैं वर्कशॉप के बाद आपको वो गाइडेंस बता सकता हूँ। बहरहाल 7:15 का लिंक था, 7:15 में 1-2 मिनट ऊपर नीचे वर्कशॉप शुरू हो गई थी। और कोई सवाल किसी का जी, एनीवन? किसी का कोई क्वेश्चन? और कहीं पर आप लोगों को ड्राफ्टिंग में मसला होता हो, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता हो, किसी चीज को लिंक कैसे करना है आपस में ये नहीं समझ आता हो बेस्ड ऑन योर फाइंडिंग्स अभी तक जो आपने तैयारी की है। लेकिन देखिए ये जरूरी है, पिछले तकरीबन 45 मिनट के डिस्कशन से हमें ये बात समझ में आई है। सर ये कहते हैं टैक्स एरियाज, देखो ये जो लॉसेस का एरिया है, मिनिमम टैक्स का एरिया है,
इनकम फ्रॉम बिजनेस वाला एरिया है, कब कौन सा टैक्स रेट किसके ऊपर अप्लाई होगा, एसएमई पे क्या अप्लाई होता है, लार्ज स्केल पे क्या अप्लाई होता है, स्मॉल कंपनी पे क्या अप्लाई होता है, किस तरीके से आपकी टैक्स की इनकम को जो है वो बचाया जा सकता है, कहाँ कहाँ बेनिफिट्स आ सकते हैं, कहाँ कहाँ लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। ये वो एरियाज हैं जहाँ से सेविंग्स निकल के आती हैं, जहाँ से ऑप्टिमाइजेशन निकल के आती है। नो वंस एक्सपेक्टिंग कि आप एमएससी2 के पेपर में ये लिखेंगे कि जी फलां केस में ट्रिब्यूनल के पास जाना होगा, इधर एपिलेट अपील जो है वो फाइल करनी होगी, यहाँ पे असिस्टेंट जज ये बोलेगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट का जज ये बोलेगा। नो वंस आस्किंग दैट, ये आपसे कोई नहीं पूछ रहा। आपको ये बस समझ में आना चाहिए उस सिचुएशन में कि यहाँ टैक्स बच कैसे सकता है, बचाने के एंगल से सोचें। लॉसेस है, इनकम के सेक्शंस हैं, यानी अलाउबल डिडक्शन के सेक्शंस हैं, डिडक्टेबल अलाउंसेस के सेक्शंस हैं जो आपने पढ़े होंगे, आप उनको इवेल्युएट करें और वहां से टैक्स बचाने की टेक्निक्स के बारे में सोचें। उसामा कहते हैं सर ड्राफ्टिंग टेक्निक बता दें। अरे भाई कब से यही तो बता रहा हूँ, कब से यही तो बता रहा हूँ। ये जो हम रिक्वायरमेंट्स की अभी बात कर रहे थे, जिस तरीके से सवाल को लिखने की बात कर रहे थे, जो मैंने आपके सामने सिचुएशन दी डिवीजन को बंद करने के बारे में, इसी तरीके से आपने अपने आंसर को जो है वो लिखना है। सर थ्योरी आईसीडब्ल्यू से रीड की है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा बीएम पोर्शन के लिए, या रिवीजन की वर्कशॉप्स यानी जो लेक्चर्स है वो देख लो। अभी तुमने ज्वाइन किया है काशिफ, अब जब रिकॉर्डिंग इस सेशन की जाए तो देख लेना हर कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने का तरीका क्या हो सकता है। मैंने मल्टीपल वीडियोस उसके ऊपर जो है वो बताई हैं। आई गेस वो विंडो खुली हुई हो तो मैं अभी दोबारा बता देता हूँ। चलो ये देखें जी, रिवीजन में मसला हो रहा है कहीं पे एग्जाम अप्रोच, परफॉर्मेंस एनालिसिस, एथिक्स, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, वैल्यूएशन, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, स्वाट, फाइनेंशियल एनालिसिस आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरीके से सीफैप की जून 23 की वर्कशॉप है, प्रोक्योरमेंट के ऊपर, एथिक्स के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, रिस्क असेसमेंट के ऊपर, एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट, स्ट्रैटेजी का पूरा रिवीजन यहाँ 1 घंटे का पूरा रिवीजन स्ट्रैटेजी का मौजूद है। इसी तरीके से परफॉर्मेंस मार्केटिंग, सेगमेंटेशन, फंड रेजिंग पूरा मौजूद है। इसी तरीके से परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ड्राफ्टिंग के ऊपर टिप्स, और ये सारी बातें यहाँ पर जो है वो आपकी आ रही है। और इसी तरीके से बिजनेस कॉन्सेप्ट्स का पूरा रिवीजन इन समरी लेक्चर्स के अंदर आपका जो है वो हो जाएगा। मटेरियल रेडी है, बहरहाल आपने जो है वो उसको थोड़ा सा फोकस करना है, देखना है, इवेल्युएट करना है, और आपने अपनी पढ़ाई को जो है वो शुरू करना है। अच्छा जी, ये कहते हैं लिंकिंग सर, जब वैल्यूएशन का सवाल आए तो वैल्यू कैलकुलेट करके उसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। यार थोड़ा सा उसका सेंस दे दो कि आपने उस वैल्यू को किस तरीके से ड्राइव किया, उसमें क्या बड़े बड़े मल्टीपल से नहीं, पी मल्टीपल लगाया, रेवेन्यू का कोई मल्टीपल लगाया तो बता दें। कहीं पर आपने इंटेंजिबल की वैल्यू कैलकुलेट की है तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, एक या दो लाइन के अंदर। और वैल्यू निकाल लिए तो वो वैल्यू को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें। डिपेंड, अगर मार्क्स बहुत ज्यादा है तो ये काम करें, नहीं है तो ना करें। उसामा लिंकिंग विद सिनेरियो का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बेसिकली कि जिस सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं उस सिचुएशन में रहते हुए जवाब दें। जैसे अभी वो डिवीजन की मैंने एग्जांपल दी थोड़ी देर पहले, आई डोंट नो यू वर पार्ट ऑफ द क्लास और नॉट, लेकिन वहां पे मैंने ये बताया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट वहां पे जो है वो किस तरीके से अप्लाई हो रहा है और कैसे इसको अप्लाई करके आप जो है वो इवेल्युएट कर सकते हैं। तो बहरहाल आपने सिचुएशन को उठाना है, सवाल के अंदर से ही जो लाइंस डेटा इन्फॉर्मेशन दी है वहीं से आंसर को बनाने की कोशिश करनी है बेस्ड ऑन द नॉलेज दैट यू हैव। आरजेमंत कहते हैं सर फ्रैंकली स्पीकिंग अभी तक एमएससी2 को स्टार्ट। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। फराज कहते हैं सर प्लीज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री व्हीलिंग अपॉर्चुनिज्म एंड स्टक इन द मिडल। तो भाई ये तो मुझे भी देखना पड़ेगा। फ्री व्हीलिंग अपॉर्चुनिज्म, गिव मी अ मिनट, मैं अभी देख के बता देता हूँ। अच्छा ठीक है, बहुत आसान है, मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखिए, आपने अपनी स्टडी में एसपीएम के अंदर पढ़ा होगा ग्रीनर्स ग्रोथ मॉडल, जिसके 8 फेजेस होते हैं, क्राइसिस ऑफ लीडरशिप, ऑटोनॉमी, कोऑर्डिनेशन, ये सारे क्राइसिस उसके अंदर आते हैं। कोई भी कंपनी जब अपनी स्टार्टिंग फेज में होती है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ पकड़ रही होती है, आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रही होती है, ग्रोथ की तरफ जो है वो प्रॉस्पेक्ट कर रही होती है, आगे बढ़ रही होती है, तो वहां पे ये प्रॉब्लम आता है कि भाई हम सब काम करें या हम फोकस कर लें किसी एक चीज के ऊपर। अब जब कंपनी ने अपना एक प्रोडक्ट चूज कर लिया, अपनी एक लाइन चूज कर ली, एक जगह फोकस कर लिया, उससे पहले का जो स्टेज होता है ना, वो बड़ा परेशानी वाला होता है। अब आज मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाते हैं, ठीक है, आप अकाउंटिंग की एक फर्म स्टार्ट करें। आप बोले इनिशियली कि भाई मैं अकाउंटिंग और टैक्स के मैटर्स जो है वो देखूंगा। थोड़ा थोड़ा जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपको अलग अलग किस्म के काम मिल रहे हैं।
कभी कंपनी आपसे कह रही है जी फाइनेंशियल मॉडलिंग कर दें, कभी कह रही है फंड रेज करवा दें, कभी कहती है शेयर होल्डर एग्रीमेंट बना दें, कभी बोलती है ग्रुप रिस्ट्रक्चरिंग कर दें, कभी बोलती है जी ई कॉमर्स का हमारा बिजनेस यूएई में फंस गया है, जरा इसका फाइनेंशियल एनालिसिस करके बताएं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जो फ्री व्हीलिंग अपॉर्चुनिज्म होता है वो ये होता है कि भाई हर चीज के अंदर डिटेल प्लान में नहीं घुस जाओ। मेक योर सेल्फ फ्लेक्सिबल इनफ कि जो भी आपके पास है आप इवेल्युएट करेंगे, ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद किसी चीज पर फोकस करेंगे। लेकिन सारी कंपनी जब आगे बढ़ जाती है, ग्रो कर जाती है, तो फिर इस तरह की सिचुएशन नहीं होती, वो एक चीज को फोकस करके चल रही होती है और उसमें बड़ा बनने की कोशिश करती है। ठीक है। काजी कहते हैं सर, इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू राइट इन फॉर्मूला स्पेसिफिकली स्पेशली सिंस वी कॉपी एंड पेस्ट द आंसर्स फ्रॉम स्प्रेडशीट्स? आई फील दैट रिक्वायर्स एडिशनल टाइम व्हाइल अटेम्प्टिंग द एग्जाम। देखो बेहतर ये है कि जब तुम कोई इक्वेशन वगैरह कोई चीज सॉल्व कर रहे हो, इस तरह की कोई चीज कर रहे हो, तो एटलीस्ट जो नंबर्स तुमने लिए वो तो बताओ, उसको पता तो चले तुमने नंबर्स उठाए कहाँ से, वो क्या है। ब्रैकेट में डाल दो, छोटा सा वर्ड करके डाल दो, जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पूरा लिखना जरूरी नहीं है, आरओसीई लिख दो, उसको समझ तो आए तुम ये नंबर लाए कहाँ से हो। सेल्स का नंबर है, परचेसिस का नंबर है, प्रॉफिट का नंबर है, कैश का नंबर है, आपने उठा के बस एक नंबर डाल दिया और आपने आंसर निकाल दिया। अब वो ढूंढ रहा है एग्जामिनर बैठ के कि आपने नंबर कैसे बनाया या कहाँ से उठाया। तो बेहतर है आप उसे कम से कम लॉक कर दें, बता दें कि जी यहाँ से उठाया है और इधर से करना है। सर नेट एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मेथड में आईसीडब्ल्यू के होम्स क्वेश्चन में सेल एंड लीज बैक आया है, आरओयू की वैल्यू क्यों ली है, वो तो स्पेसिफिक टाइम के बाद लीज टर्मिनेट हो जानी है। समझ नहीं आई मुझे तुम्हारी बात। सेल एंड लीज बैक का, हाँ बिल्कुल टर्मिनेट हो जानी है, सही बात है। ये देख लो कि उनका कोई ऑनगोइंग बिजनेस तो नहीं है, वो बार बार इस तरह की कोई चीज तो नहीं करते। हो सकता है ये एक सिचुएशन हो। अली कहते हैं सर बीएफडी में सारा फोकस हमारा कैलकुलेशन पर होता था, अब एमएसए में वो कहता है डिफरेंट तरीके से वैल्यूएशन कर दें और एक्सप्लेन कर दें हर वैल्यूएशन मेथड को, इस बारे में थोड़ा बता दें। सेम केस विद फ्यूचर फॉरवर्ड मनी मार्केट एज। भाई कम से कम इन चीजों के ऊपर 10-10 सवाल करवाए हुए हैं, 12-12 सवाल करवाए हुए हैं। गुजारिश है मेरी, उनको सॉल्व कर लो, देख लो, मेहनत की हुई है, करवाई हुई है, सॉल्व किया हुआ है, एक एक चीज समझाई हुई है, अलग अलग मेथड्स के साथ सॉल्व करवाई। आप उसे खोल के एक दफा देख लें, देखें किस तरीके से हो रहा है, कैसे सॉल्व हो रहा है, कैसे लिखा जाता है, और फिर उसको अटेम्प्ट करें, आगे लेके जाए, आगे बढ़ें। और कोई सवाल किसी का जी? कहीं पर आप फंस रहे हो, कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई इशू हो रहा हो, कोई चीज मैनेज ना हो रही हो, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, मुझे एथिक्स के बारे में थोड़ा आवाज पूछना था बहुत कि स्लो आ रही है डायरेक्टर से। आपकी, आवाज बहुत स्लो आ रही है, सर मैं थोड़ा कह रहा लैपटॉप हूँ के करीब करें अपना। एथिक्स, सर एथिक्स के बारे में पूछना था कि डायरेक्टर से रिलेटेड जब क्वेश्चन आता है तो आईकिप का जो जवाब होता है ना वो थोड़ा सा ना हमारी एक्सपेक्टेशन से हटके होता है। लास्ट अटेम्प्ट में जो एथिक्स का पूछा था कि डायरेक्टर से रिलेटेड, तो उन्होंने कहा था कि भाई जो रिपोर्ट बनानी थी उसमें कुछ फैक्चुअल चीज़ें जो हैं हम उनको थोड़ा सा साफ कर लें। तो क्या ये उसकी स्टेटमेंट सही है कि नहीं? तो जब उसका आंसर आया तो वो एक तरफ था कि अगर सॉफ्टन करेंगे तो उसके फायदे क्या होंगे, और दूसरा ये था कि उनके नुकसान क्या होंगे। तो वो आंसर पढ़ के मुझे थोड़ा सा मतलब शॉकिंग लगा कि एक और पहले भी क्वेश्चन आया था उसमें भी कि सीएसआर पे जो खर्च होता है वो डायरेक्टर कह रहा था कि वेस्ट ऑफ फंड्स होता है। उसमें भी डायरेक्टर्स की बात को थोड़ा सा एम्फेसाइज किया गया था कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाने के लिए डायरेक्टर कर रहा है। और इसमें भी ये था कि अगर हम उन इम्पैक्ट्स को सॉफ्टन करेंगे तो थोड़ी सी हमारी ब्रांड वैल्यू बचेगी, हमारी सेल को डैमेज होना जो होगा वो बच जाएगा, हम सॉफ्टन कर सकते हैं। तो इससे इसके बारे में जो आंसर मैंने जब भी पढ़ा है तो वो थोड़ा सा शॉकिंग होता है। हमने आज तक जब भी पढ़ा है कोड ऑफ एथिक्स में हम यही पढ़ते हैं कि भाई वहाँ पे जो है ना आप इन चीज़ों को ना स्ट्रिक्टली कंप्लाई करना होता है। तो ये थोड़ा सा इसमें गाइड करिएगा कि इस तरह का जो सवाल आता है इसको किस तरह हैंडल किया जाए। डायरेक्टर्स की ड्यूटीज के लिए डायरेक्टर को पता चलता है कोई एम्प्लॉय चोरी कर रहा था, उसमें उसका एक्शन क्या होना चाहिए, या किसी डायरेक्टर का भाई किसी और कंपनी में एम्प्लॉय है
और उस कंपनी से हम कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, तो उसमें डायरेक्टर्स की एथिकल ड्यूटीज जो होती हैं उसको किस तरह देखा जाए, तो थोड़ा सा उसको आंसर लिखने में ना हम हमें थोड़ा गाइड कर लें कि हमें किस तरह थोड़ी और कहाँ से ये हेल्प मिल सकती है आंसर ड्राफ्ट करने के लिए। सही है, सही है। देखिए, अगर मैं डायरेक्टर्स की बात करूं ना, तो डायरेक्टर्स का काम कंपनी की मैनेजमेंट नहीं होता। डायरेक्टर्स का काम कंपनी की गवर्नेंस होता है। गवर्नेंस और मैनेजमेंट का मैं थोड़ा सा आपको फर्क समझा देता हूँ। एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी पे एक बंदा जो है वो चढ़ने की कोशिश कर रहा है। मैनेजमेंट का काम ये होता है, या कंपनी के मैनेजमेंट का काम ये होता है कि ये बंदा ये सीढ़ी जल्दी चढ़ जाए, या तो जल्दी या अपने दिए हुए टाइम के अंदर अपने टारगेट को अचीव कर ले, और वो सीढ़ी चढ़ जाए। सीढ़ी चढ़ने के बाद क्या होगा, वो एक इमारत की बिल्कुल ऊंचाई पे पहुंच जाएगा। लेकिन डायरेक्टर्स का काम ये होता है कि वो जो सीढ़ी है वो सही इमारत के आगे खड़ी भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जब हम उस इमारत के टॉप पे पहुंचे तो हमें पता चले कि ये तो हमें करना ही नहीं था, हम तो इसलिए बने ही नहीं थे, हमें तो इस टारगेट पे पहुंचना ही नहीं था। डायरेक्टर्स का काम, लीडरशिप का काम होता है गवर्नेंस, सही डायरेक्शन देना, सही डायरेक्शन, सही पाथवे पर चलाना। और मैनेजमेंट का काम होता है कि उस पाथवे पे जल्दी चलना, अपने टारगेट्स को ज्यादा से ज्यादा अचीव करना। अब अगर हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की या गवर्नेंस की बात करते हैं, तो वहां पे डायरेक्टर्स एक प्रॉपर डायरेक्शन, एक स्ट्रैटेजी, एक शेप कंपनी को देते हैं कि जी कंपनी किस तरीके से चलेगी। अगर मिसाल है डायरेक्टर्स की कोई भाई भाई बैठे हुए और दूसरी कंपनी के साथ इस तरह से हो रहा है, तो वो क्लियर डिस्क्लोजर वहां पे जो है वो जरूरी है। उनकी अपनी रेम्युनरेशन डिस्कस हो रही है तो वो वहां पे नहीं बैठेंगे। सीसीजी के जितने रूल्स हैं वो एज इट इज कंप्लाई होंगे वहां पर, और उसकी पूरी जो है वो उस तरीके से एप्लीकेशन दिखाई जाएगी। इसको कभी कभी एथिक्स से भी जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे जो एथिक्स का मसला है या डायरेक्टर्स का मसला है, प्राइमरीली वो गवर्नेंस परस्पेक्टिव से है। कि डायरेक्टर सही गवर्नेंस कंपनी को दे, सही डायरेक्शन कंपनी को दे, ताकि कंपनी सही तरीके से प्रॉस्पर कर सके, कंपनी सही तरीके से जो है वो आगे बढ़ सके। ये डायरेक्टर्स का प्राइमरी रोल होता है कि कंपनी को एक सही डायरेक्शन के ऊपर आपका सेट किया, तभी उसे डायरेक्टर कहते हैं, मैनेजर नहीं कहते। उसे काम मैनेज नहीं करना है, अफेयर्स मैनेज नहीं करना है, कंपनी की डे टू डे चीजें मैनेज नहीं करनी है, कंपनी काम कितनी तेजी से करेगी, कितना अचीव करेगी, ये नहीं मैनेज करना। क्या अचीव करेगी, कब करेगी, किस अंदाज से करेगी, कितनी जगहों पर आप प्रोडक्ट टेस्टिंग वगैरह करेंगे, कहाँ कहाँ लॉन्च करेंगे, क्या आपके जो है वो डिसीजन मेकिंग होगी कंपनी की डायरेक्शन को सेट करने में। वो गवर्नेंस पूरी डायरेक्टर्स की होती है। और उस गवर्नेंस से रिलेटेड अगर कोई चीज आ रही है तो वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है डायरेक्टर की। लेकिन अगर नीचे लूप होल्स हैं मैनेजमेंट लेयर के ऊपर, तो अच्छी कंट्रोल्स लगाने चाहिए, अच्छे प्रोसेसेस बनाने चाहिए। डायरेक्टर्स का काम है बिजनेस के रिस्क को एनालाइज करें, लूप होल्स देखें प्रोसेस में कहाँ है, ऑटोमेशन कहाँ कहाँ जरूरी है, कौन कौन सी मार्केट्स को टैप करना है, किन किन प्रोडक्ट्स में जाना है, किस तरीके से काम करना है। ये सारी चीज डायरेक्टर्स अपनी गवर्नेंस के परस्पेक्टिव से जो है वो देते हैं। उसी हवाले से आपने जो है वो उसको सोचना होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं, हमारे पास सवाल है काजी। सर, आई अटेम्प्टेड 100% एग्जाम इन द लास्ट अटेम्प्ट एंड गॉट 44, although I did not study at all. As per self analysis after the exam, I think I did fairly well, but obviously did not. I want you to guide on how to utilize excess resources efficiently bring into the exam, whether that is feasible or we should consider those in case of extreme bouncers by the exam. देखो भाई, एक दफा अगर तुम्हारे साथ इस तरीके से हो गया तो जरूरी नहीं है पेपर हमेशा उस तरह का आएगा। पेपर एक सर्टेन तरीके से आ गया, तुम्हारी एक अंडरस्टैंडिंग थी, तुम 44 ले आए। लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि दूसरी बार भी आपका पेपर इतना ही आसान आएगा या उसी तरीके का आएगा जिस तरीके का पहले आया था, और आप अपने आप को जो है वो उसके अंदर उस हिसाब से जो है वो 44 नंबर सॉल्व। बच्चे ये बोलते हैं कि अगर बगैर तैयारी किए तो 44 आ गए, तैयारी करूंगा तो यार 60 तो आ ही जाएंगे, 70 तो आ ही जाएंगे, पास तो हो ही जाएंगे। आपको क्या पता पेपर सेम आएगा, आपको क्या पता जो एरिया आपके स्ट्रेंथ के थे, बगैर पढ़े आपको याद थे पुरानी स्टडीज की वजह से, वही चीजें वो दोबारा पूछेगा। हो सकता है वो कोई ऐसी चीज पूछ ले आपको नहीं आती, हो सकता है वो किसी ऐसी सिचुएशन में आपको फंसा दे इसके बारे में आपको नहीं पता, हो सकता है वो कोई ऐसी सिचुएशन आपके लिए खड़ी कर दे जहां पे आप ब्लैंक हो जाए, फिर आप क्या करेंगे। तो तैयारी करना, प्रॉपरली पढ़ना, ये सब चीजें जो है वो जरूरी है। आपके जो भी रिसोर्सेज हैं, चीजें हैं पढ़ने की, किताबें, सवालात सॉल्व करना, ड्राफ्टिंग करना, ये बहरहाल आपके ऊपर जो है वो लाजिम और मलजूम है। आप इसको जो है वो सॉल्व करेंगे तो ही आपकी आपकी एक सेंस बन सकेगा आपका कि किस तरीके से क्वेश्चंस को मैंने एग्जाम में लेके चलना है। और कोई सवाल किसी का? एनीवन? और कोई क्वेश्चन? आप में से लोगों ने एवरेज कितने सवाल ड्राफ्ट कर लिए हैं, कितने लोगों ने ड्राफ्टिंग की है?
कितने सवाल ऑन एवरेज ड्राफ्ट कर चुके हैं आप? काजी तुम्हारा नंबर बहुत कम है। मायरा आपका भी नंबर बहुत कम है। काशिफ इससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। एटलीस्ट 15-20 सवाल तो आप सॉल्व करें ही करें। 15-20 सवाल तो आपने लाजमी सॉल्व करने हैं। सर आई थिंक 10। चलें आए, अब हम एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उस सवाल को सॉल्व करते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट।